हेलो फ्रेंड्स, बीएफएम के हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन हमारा द फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच। तो जो हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड है या जो अप्रोच है उसमें कौन कौन से उसके फीचर्स हैं। इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए हैं। पहला बोला है द अप्रोच अप्लाइज द हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट डायरेक्टली, तो जो हिस्टोरिकल प्राइस है उसको देखता है। दूसरा बोल रहा है 100 और मोर ट्रेडिंग डेटा इज यूज, 100 या उससे ज़्यादा दिनों का आप ट्रेडिंग डेटा यूज़ करते हैं। तीसरा बोल रहा है इट कैलकुलेट चेंज इन वैल्यू ऑफ ए पोजीशन यूजिंग द एक्चुअल हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग असेट्स। तो जो हमारे असेट्स है उसका क्या हिस्टोरिकल मूवमेंट प्राइस चल रहा था, तो उसमें क्या चेंज आया वो इसमें चेक करते हैं। और डी आपका आ गया ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्यों इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है वो देख लेते हैं। हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच में होता क्या है कि जो हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट है उसको चेक किया जाता है। इस अप्रोच में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कुछ कंपनी के, मान लीजिए आज आप शेयर लेने जा रहे हैं, ठीक है। आप डिसाइड कर रहे हैं कि हम इस कंपनी के शेयर होंगे, शेयर्स को लेंगे। आपने देखा होगा कि जो मोबाइल ऐप आजकल बहुत सारी बनी है शेयर्स की, तो उसमें क्या बोलता है कि आपको 20 साल का 30 साल का डेटा उसका दिखाएगा और सबसे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कंपनी है और उसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं इसके शेयर्स को परचेस करूँ या ना करूँ, तो एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप थोड़ा उसका हिस्टोरिकल ट्रेंड चेक कर लीजिए कि उस शेयर्स का कितना प्राइस था। 20-30 साल पहले उसका कितना प्राइस था, अभी कितना प्राइस है। कुछ लोग 50 ईयर्स 60 ईयर्स तक का भी डेटा चेक करते हैं अगर कोई बहुत पुरानी कंपनी है। तो उस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि इसका प्राइस कितना होगा। ठीक है, मतलब पास डेटा से भी। जैसे बोलते हैं कि आपके स्कूल में कोई नया स्टूडेंट आया, मान लीजिए 10th क्लास में। अब वो कैसा पढ़ने में इंटेलिजेंट है या बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में वीक है, तो कैसा पता कर सकते हैं उसका 9th 8th 7th क्लास का या सिर्फ 9th क्लास का भी आप रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं, तो सबको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये किसमें इंटेलिजेंट है। तो सेम चीज़ वही हिस्टोरिकल में होती है कि आप जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या उसका ट्रेंड चलेगा, उसके लिए आपको पुराना ट्रेंड चेक करना चाहिए, तो सबको पता लग जाएगा। जैसे मैंने बोला 10th के मार्क्स देखने के लिए आप 9th क्लास के रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, 8th क्लास के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि उसका 10th पे क्या रिजल्ट आने वाला है। तो सेम चीज़ यहाँ होती है। इसमें जो प्राइस मूवमेंट है उसमें हिस्टोरिकल डेटा की हेल्प से किया जाता है। हिस्टोरिकल मतलब पुराने डेटा की हेल्प से किया जाता है। जैसे बोला 100 और मोर डेज ट्रेडिंग डाटा, तो इसमें क्या होता है कि 100 या उससे ज़्यादा दिनों का जो डेटा है, ट्रेडिंग डेटा क्या उसका एक्टिविटी रहा उसको यूज़ किया जाता है, मतलब 100 डेज या उससे ज़्यादा का डेटा को यूज़ किया जाता है। तीसरा बोल रहा है इट कैलकुलेट चेंज इन वैल्यू ऑफ ए पोजीशन यूजिंग द एक्चुअल हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। तो जो भी असेट्स है, बैंकों के लिए असेट्स क्या है, जहाँ पे वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो पैसा लगाने जा रहे हैं, तो जो भी हमारे असेट्स है उसका हिस्टोरिकल मूवमेंट क्या चला। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई शेयर अगर आप लेने जा रहे हैं, कुछ शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो उस शेयर्स का 20-30 साल पुराना ट्रेंड चेक कीजिए कि कैसा रहा। तो वही इसमें भी होता है कि जो एक्चुअल जो हिस्टोरिकल एक्चुअल मतलब रियल में जो हिस्टोरिकल मूवमेंट था हमारे एसेट्स का, उसमें क्या चेंज आया। मतलब आप मान लीजिए 30 साल का डेटा लगा, तो 30 साल पहले इसका कितना वैल्यू था और अब कितना वैल्यू है, तो उसका परसेंटेज चेंज, उसमें जो चेंज आया उसकी वैल्यू में, उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसमें सी वाला पॉइंट भी करेक्ट हो गया। सो डी आ गया ऑल ऑफ दिस। इसीलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है, क्योंकि हिस्टोरिकल में यही सब होता है। पहले उसका कितना प्राइस था उसको चेक करते हैं, हिस्टोरिकल मूवमेंट में कैसा जो हमारे असेट्स का प्राइस में वैल्यू है वो देखते हैं, 100 या उससे ज़्यादा दिनों का ट्रेडिंग डेटा यूज़ करते हैं। सो डी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑल ऑफ दिस। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द फीचर्स ऑफ मोंटे कार्लो सिमुलेशन। तो जो मोंटे कार्लो सिमुलेशन मेथड्स है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ की जाती है। पहला इसमें बोला है इट कैलकुलेट चेंज इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। दूसरा बोला है इट यूजेस ए सैंपल ऑफ रैंडमली जनरेटेड प्राइस सिनेरियो। तीसरा बोल रहा है द यूजर मेक सर्टेन एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस बनाता है। चौथा बोल रहा है ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अब इसका आंसर ऑल ऑफ दिस क्यों हुआ वो देख लेते हैं। जो मोंटे कार्लो सिमुलेशन मेथड है, इसमें जो हमारे पोर्टफोलियो है उसमें कितना चेंज आया उसकी वैल्यू में, जो भी हमारे पास पोर्टफोलियो उसकी पहले कितनी वैल्यू थी और अब कितनी वैल्यू है, उसमें जो चेंज है वो देखा जाता है। दूसरा, इसमें रैंडमली जनरेटेड प्राइस है, मतलब इसमें जैसे इससे पहले का हमने जो देखा था मोंटे कार्लो से, इससे पहले हमने देखा था हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल में पहले क्या ट्रेंड रहा उसको देखा जाता है। पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें रैंडमली जनरेटेड प्राइस सिनेरियो, मतलब आप रैंडमली सोचते हैं कि क्या प्राइस सिनेरियो हो सकता है, कितना प्राइस हो सकता है, तो वो आप इसमें जनरेट करके देखते हैं, उस हिसाब से अपना सैंपल बनाते हैं। सी बोल रहा है कि इसमें एजम्पशंस की जाती है, क्योंकि आप रैंडमली खुद से आप प्राइस सिनेरियो बना रहे हो, तो कैसे बनाओगे, आपको एजम्पशन करनी पड़ेगी कि हाँ इतना प्राइस हो सकता है। एज्यूम करना, ठीक है, आप एज्यूम करोगे कि हाँ इसका इतना प्राइस चल सकता है, इसका उतना प्राइस हो सकता है, तो आप एज्यूम करते हो और एज्यूम एजम्पशन की हेल्प से आप रैंडमली जनरेटेड प्राइस सिनेरियो बनाते हैं कि हाँ इसका प्राइस इतना जा सकता है, उसका प्राइस उतना जा सकता है। तो वो होता है किसमें, मोंटे कार्लो सिमुलेशन में। डी आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस। इसमें पोर्टफोलियो के प्राइस में क्या चेंज आ रहा है वो देखा जाता है, रैंडमली जनरेटेड प्राइस सिनेरियो देखा जाता है, और इसमें एसेप्शंस बनाई जाती है और उस सबसे डिसीजन लिया जाता है। सो डी आ गया इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं।
वाई वैल्यू एट रिस्क इज यूजफुल। वैल्यू एट रिस्क आप जानते हैं ना कि वर्स्ट केस सिनेरियो में कितना हमें लॉस होगा, तो वो हमें कौन बताता है? वो बताता है वैल्यू एट रिस्क। ये आपका बीएफएम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछ लेते हैं ये। सो वर्स्ट केस में हमें जितना लॉस होगा वो बताता है वैल्यू एट रिस्क। तो पूछ रहा है कि ये क्यों जरूरी है, वाई इट इज हेल्पफुल। सो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं कि इट ट्रांसलेट पोर्टफोलियो एक्सपोजर, दूसरा बोला है इट एग्रीगेट एंड रिपोर्ट्स मल्टी प्रोडक्ट मल्टी मार्केट एक्सपोजर इनटू वन नंबर, तीसरा बोल रहा है इट मीट्स एक्सटर्नल मैनेजमेंट डिस्क्लोजर एंड एक्सपेक्टेशंस, और चौथा बोल रहा है ऑल ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्यों है ये एक बार देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि इट ट्रांसलेट पोर्टफोलियो एक्सपोजर, तो जो हमारा पोर्टफोलियो उसमें कितना रिस्क है, जो भी हमारा पोर्टफोलियो एक्सपोजर मतलब हमने कितना इन्वेस्ट कर रखा है उसमें कितना रिस्क है, उसको ट्रांसलेट, उसका हमें एक वैल्यू बताता है। दूसरा बोला है इट एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब सबको मिला के एक रिपोर्ट तैयार करता है। मल्टी लेवल मल्टी मार्केट एक्सपोजर मतलब अलग अलग लेवल पर हमारा मार्केट में कितना एक्सपोजर, तो उन सबको मिला के एक रिपोर्ट तैयार करता है और एक नंबर बताता है। ठीक है, वैल्यू एड्रेस में आपको एक वैल्यू मिलेगी 10 20, मतलब एक वैल्यू आपको बताएगा, उस वैल्यू के हिसाब से मतलब जितना भी मार्केट का जो भी एक्सपोजर है, जो भी मल्टी लेवल प्रोडक्ट है, उन सभी को एग्रीगेट करके एक नंबर में कन्वर्ट करता है। कौन? वैल्यू एट रिस्क। तो ये इसका दूसरा फीचर है। जब आपको किसी का कोई भी आपको कोई डेटा सिर्फ एक नंबर में बता दिया जाएगा कि हाँ इतना है, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला वैल्यू एट रिस्क है 20, इसका मतलब 20% चांस है कि रिस्क आपको इतना होगा, और 90% चांस है, मतलब उसमें एक आपको कॉन्फिडेंस भी बताएगा कि 90%, 85%, 95%। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक वैल्यू बताता है कि हाँ इतना परसेंट चांस है कि इतना रुपए का आपको लॉस हो सकता है। मान लीजिए एक नंबर आपको दिया उन्होंने 5 करोड़, और बोला कि 99% कॉन्फिडेंस है, तो जो वन नंबर बोला तो आपको मान लीजिए 5 करोड़ बोला, और वो जो कॉन्फिडेंस है बताया 99, तो इसका मतलब 99% चांस है कि आपको 5 करोड़ तक का ही लॉस होगा, और जो बच गया 1% चांस है कि 5 करोड़ से ज्यादा का लॉस हो सकता है। ठीक है, सो इसमें एक नंबर बताता है कि इतने रुपए तक आपको लॉस हो सकता है, और ये वर्स्ट है, मतलब इससे ज्यादा तो आपको नहीं होगा। नेक्स्ट है इट मीट्स एक्सटर्नल रिस्क मैनेजमेंट डिस्क्लोजर एंड एक्सप्लेन, तो जो रिस्क मैनेजमेंट को जो डिस्क्लोजर्स है और क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है उसको ये पूरा करता है। और आंसर लास्ट में आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। सो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस। ये सारे फीचर्स हमारे वैल्यू और रिस्क के लिए मैच करते हैं। नेक्स्ट है द फीचर्स ऑफ वॉलेटिलिटी मेजरमेंट आर, तो वॉलेटिलिटी मेजरमेंट के क्या फीचर्स होते हैं? इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए हैं। इसमें बोला कि वैल्यू एट रिस्क, जो वॉलेटिलिटी मेजरमेंट, तो इसमें बोला कि जो वैल्यू एट रिस्क है इसमें पास्ट डेटा को यूज किया जाता है वॉलेटिलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी को चेक करना मतलब वॉलेटिलिटी होता क्या है? चीजें चेंज हो रही है, चीजें हमेशा सेम नहीं होती है, कहीं पे भी रिस्क है, पहले कितना रिस्क है अभी कितना रिस्क है, तो बहुत वॉलेटाइल है। तो वॉलेटिलिटी मेजरमेंट की क्या क्या फीचर्स है? तो पहला बोला कि जो वैल्यू एट रिस्क है इसमें पास्ट डेटा को यूज करते हैं टू कंप्यूट वॉलेट, मतलब पास्ट डेटा आप यूज करोगे उससे आप वॉलेटिलिटी पता करोगे कि कितना इसमें चेंज आ सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा बोला है कि अर्थमेटिक मूवमेंट मूविंग एवरेज फ्रॉम हिस्टोरिकल टाइम सीरीज डेटा इज यूज टू, तो वॉलेटिलिटी चेक करने के लिए आप हिस्टोरिकल टाइम सीरीज का एक मूविंग एवरेज मेथड है वो आप यूज कर सकते हो अर्थमेटिक। तीसरा बोल रहा नहीं, वो तीसरे पॉइंट में कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेथड ऑल्सो टू यूज टू एस्टिमेट वॉल्यूम, एक मूविंग एवरेज मेथड रहता है, ये आपको एबीएम में दिया हुआ है प्रॉपर, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करवाया है एबीएम में वो। सो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेथड आप वो यूज कर सकते हो, और एक अर्थमेटिक मूविंग एवरेज है जो उसमें हिस्टोरिकल टाइम सीरीज का डेटा यूज किया जाता है वॉलेटिलिटी के लिए, वो भी आप यूज कर सकते हो। और डी बोला ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही फीचर्स हमारे वॉलेटिलिटी मेजरमेंट। वॉलेटिलिटी अगर आपको मेजर करनी है तो वैल्यू एट रिस्क बताता है पास्ट डेटा की हेल्प से, दूसरा अर्थमेटिक मूविंग एवरेज मेथड है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेथड है। तो इन दोनों से आप वॉलेटिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कितनी आपकी वॉलेटिलिटी है, तो ये भी आप चेक इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट, प्रॉफिटेबिलिटी जो है क्या चीज इंडिकेट करता है? पहला बोला है फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ ए बैंक, अगर आपका बैंक को प्रॉफिट हो रहा है तो फाइनेंशियल साउंडनेस बताएगा कि हाँ फाइनेंशियली आपका बैंक साउंड है, स्ट्रांग है। दूसरा सस्टेनेबल कॉन्फिडेंस ऑफ बैंक, सस्टेनेबल कॉन्फिडेंस ऑफ डिपॉजिटर्स, तो जो डिपॉजिटर्स है आपका हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट है तो हम हो गए डिपॉजिटर्स। सस्टेन कॉन्फिडेंस मतलब लोगों का अगर बैंक की कंडीशन अच्छी है तो लोगों का विश्वास है कि हमारा पैसा सेफ है, सिक्योर है, लेकिन अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो लोगों का विश्वास कम हो जाता है। सेम चीज वही है कि सस्टेन कॉन्फिडेंस ऑफ द डिपॉजिटर, की जो डिपॉजिटर्स है उनका कॉन्फिडेंस बैंक में बना ही रहता है। सी आ गया, ए एंड बी बोथ, सो उसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, ए एंड बी बोथ। तो अगर आपका जो बैंक है उसमें प्रॉफिट है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉफिट है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट करती है कि फाइनेंशियली वो बैंक साउंडनेस है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। और दूसरा जो डिपॉजिटर्स, अगर हम बैंक की बात करते हैं, जो डिपॉजिटर्स है उनका कॉन्फिडेंस बना रहता है। सो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रॉफिट प्लानिंग इन अ बैंक इन्वॉल्व, तो बैंक में प्रॉफिट प्लानिंग जो की जाती है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? पहला बोला है बैलेंस शीट मैनेजमेंट, दूसरा बोला है इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, तीसरा बोला है इंक्रीज लेवल ऑफ नॉन फंड बेस्ड इनकम, चौथा बोला है ऑल ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
करेक्ट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दिस। पर ये क्यों है इसका करेक्ट आंसर? पहली बात, जब आप प्रॉफिट प्लानिंग कर रहे हो किसी बैंक में तो आपको बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, हमारे असेट्स आते हैं, लायबिलिटीज आती है, ठीक है, और नेटवर्थ जिसमें हमारा ऑनर का फंड जो इक्विटी है वो सारा वैल्यू में आती है हमारी, जो लायबिलिटी साइड में होता है। तो बैलेंस शीट में हमारे क्या असेट्स है क्या लायबिलिटीज, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसी से आप अपने प्रॉफिट की प्लानिंग कर सकते हो। तो ए पॉइंट करेक्ट हो गया। दूसरा बोले इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट। जो आपका जो क्रेडिट है, जो पैसा आपको लगाना है, जो इन्वेस्ट करनी है आपको, उसको अच्छे से इफिशिएंट वे में आपको उसका मैनेज करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमें कितने का इन्वेस्टमेंट करना है। आपका जो पैसा है, क्रेडिट है, उसको कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो उसका प्रॉपर आपको मैनेजमेंट मालूम होना चाहिए। बी आपका आंसर इसलिए करेक्ट है। तीसरा, इंक्रीज लेवल ऑफ नॉन फंड बेस्ड इनकम। नॉन फंड बेस्ड इनकम किसको बोला जाता है? जहां पे हमारा पैसा लगा नहीं है और हमें पैसा मिल गया। जैसे आपको मालूम है कि आजकल बैंकों में जो है थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, जो कि बैंकों का डायरेक्ट नहीं है, पर बैंकों की सब्सिडीज है तो बैंकों को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। तो वो हो जाएगा नॉन फंड बेस्ड इनकम, यानी हमारा पैसा लगा नहीं है यहाँ पे, फिर भी हमारी इनकम होगी। जैसे बैंक क्या करता है, ये जितने भी टाइप के म्यूचुअल फंड से जो बैंकों को इनकम होती है, मान लीजिए 5 या 10% जो भी बैंकों को कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी से, तो वहां से जो इनकम हो रही है वो हो जाएगी नॉन फंड बेस्ड इनकम। तो इंक्रीज लेवल ऑफ नॉन फंड बेस्ड इनकम मतलब नॉन फंड बेसिस पे जो आपकी इनकम सोर्सेज को बढ़ाना, वो भी प्रॉफिट प्लानिंग का ही पार्ट होता है। सो इसीलिए हमारा आंसर डी करेक्ट है, क्योंकि ये सारी चीजें, बैलेंस शीट को मैनेज करना, मैनेजमेंट को देखना, इन्वेस्टमेंट को देखना, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होना, और नॉन फंड बेस्ड इनकम को बढ़ाना, सो ये सारा हमारा प्रॉफिट प्लानिंग का ही पार्ट है। सो इसलिए डी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट इनकम इज डिराइव फ्रॉम। इंटरेस्ट आपको इनकम कहाँ से मिलती है? सो बैंकों को, आपको मालूम है कि बैंकों का जो मेन पहले जो बिजनेस होता था वो यही था कि इंटरेस्ट इनकम। वो तो धीरे धीरे बैंकों का ट्रेजरी डिपार्टमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट, और फिर ये फी पे इनकम, फिर ये लॉकर, ये सब बाद में शुरू हुआ। पहले सिर्फ इंटरेस्ट इनकम हुआ करती थी। तो इंटरेस्ट इनकम बैंकों को कहाँ से होती है? पहला बोल रहा है लोन एंड एडवांसेस, दूसरा बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, चौथा है ऑल ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि जो भी बैंक लोन आपको देता है, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, तो उसमें बैंक आपसे 8 या 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, ठीक है, लोन और एडवांसेस। तो जैसे कैश क्रेडिट, वो हमारा एडवांसेस हो गया। उसमें क्या है, जितना भी हमारे को लिमिट है और जितना भी हम उसमें विड्रॉ कर रहे हैं, उतने पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जो भी लोन और एडवांस है उसमें हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो बैंकों के लिए इंटरेस्ट इनकम होगी। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। तो बैंक अलग अलग सिक्योरिटीज में, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, उनको कुछ परसेंट में अर्निंग हो रही है, तो वो भी हमारे इंटरेस्ट इनकम में आ गया। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे मान लीजिए 8% 7% कुछ बैंकों को प्रॉफिट मिल रहा है, यील्ड मिल रही है, तो वो भी उनका इंटरेस्ट इनकम हो गया। बी आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे फीचर्स बैंकों के इंटरेस्ट इनकम के हो गए। नेक्स्ट बोला नेट इंटरेस्ट मार्जिन मीन्स। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? इसमें आपको 4 5 आपको ऑप्शंस दिए हैं। इसमें बोला है इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट इनकम में से अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करते हो, तो वो आपका क्या होता है? वो होती है हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसको हम एनआईआई बोलते हैं। दूसरा बोला है इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट इनकम, तो इसको बस वैल्यू चेंज कर दिया। आप इंटरेस्ट एक्सपेंस में से इंटरेस्ट इनकम को माइनस कीजिए, जो भी आपकी इनकम हुई और जितने आपके एक्सपेंस हुए उसको माइनस कीजिए। अगर आपकी इनकम ज्यादा एक्सपेंस है, तो ये आपके लिए नेट इंटरेस्ट इनकम पॉजिटिव आएगा। अगर आपके एक्सपेंस ज्यादा है तो नेट इंटरेस्ट इनकम नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्मुला हमारे नेट इंटरेस्ट इनकम के। पर फॉर्मुला पूछा नेट इंटरेस्ट मार्जिन बताइए, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लिए हमें नेट इंटरेस्ट इनकम तो कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी। इसका आंसर सी है वैसे, पर सी आंसर क्यों है मैं इसको बता रही हूँ कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का एक फॉर्मुला है, उसका फॉर्मुला है नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम कैसे निकालते हैं? मतलब इंटरेस्ट हमारी जो इनकम हुई और इंटरेस्ट हमारे जो खर्चे हो गए उसको माइनस करना है। इंटरेस्ट इनकम क्या है? लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, उसमें हम इंटरेस्ट से अर्न नहीं करते। ऐसे इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो गया? एफडी पे हम 5% पे कर रहे हैं, आरडी पे हम 4% पे कर रहे हैं, सेविंग बैंक में 3% पे कर रहे हैं, तो वो सब इंटरेस्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। तो इंटरेस्ट इनकम में से अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा नेट इंटरेस्ट इनकम। और जब आप अपने नेट इंटरेस्ट इनकम को डिवाइड करते हैं अर्निंग असेट से, जबकि अर्निंग असेट्स है, अगर आप उसको डिवाइड कर देते हैं, तब आपको मिलता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का फॉर्मूला हो गया नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लिए हमें एनआईआई कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनआईआई में से अगर आप अर्निंग असेट्स को डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बैंक इज कंसिडर्ड लायबिलिटी सेंसिटिव। बैंक को आप लायबिलिटी सेंसिटिव कब बोलोगे? व्हेन। पहला है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इज यूज्ड टू फंड लॉन्ग टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म के डिपॉजिट को आप फंडिंग के पैसे को यूज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म का लोन देने के लिए। दूसरा बोले इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट इज रीसेट मोर फ्रिक्वेंटली देन। तो जो आपके डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट है वो जो रीसेट है, रीसेट मतलब इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, तो डिपॉजिट पे ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है एज कम्पेयर टू लोन के, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन।
तीसरा बोल रहा है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट इज यूज टू फंड शॉर्ट टर्म लोन। तो लंबे टाइम का आपने डिपॉजिट लिया, मान लीजिए 20 या 30 साल का, और उस पैसे को आप यूज कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लोन के लिए, मान लीजिए 5 या 3 साल का आप लोन दे रहे हैं, तो उस पैसे के लिए आप लॉन्ग टर्म वाले पैसे को वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। डी बोल रहा है ए एंड बी, तो या क्या ये दोनों ऑप्शन सही है, और ई बोल रहा है बी एंड सी की, या ये दोनों सही है। तो उसका आंसर क्या होगा करेक्ट? आंसर होगा ए एंड बी। क्यों? क्योंकि जो लायबिलिटी सेंसिटिव बैंकों को तब बोलोगे जब जो आपके शॉर्ट टर्म के जो डिपॉजिट है, मतलब थोड़ा टाइम का जो डिपॉजिट है, इज यूज टू फंड लॉन्ग टर्म लोन। मतलब आपने मान लीजिए 3 साल का एफडी ले लिया, और उस 3 साल के एफडी के लिए आपने 10 या 20 साल का लोन दे दिया। तो जब शॉर्ट टर्म के लोन को आप दे देते हो लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म के डिपॉजिट को आप दे देते हो लॉन्ग टर्म के लोन के लिए, तो डिपॉजिट तो शॉर्ट टर्म के मान लीजिए एफडी है, तो 3 साल की मान लीजिए एफडी है, तो 3 साल कंप्लीट होते ही कस्टमर अपना एफडी ब्रेक करने आ जाएगा। लेकिन आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि आपका पैसा तो हमने 10 साल के लोन के लिए दे दिया, आप 7 साल बाद आइएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कस्टमर को, ठीक है? तो हमें 3 साल बाद क्या क्या इशू आना है? हमें लिक्विडिटी का इशू आना है। क्यों? क्योंकि 3 साल बाद हमारा पैसा हमें नहीं मिलेगा लोन से। क्यों? क्योंकि लोन हमने लॉन्ग टर्म का दिया है, यानी 10 साल का दिया है, तो वहां पे हमारा लिक्विडिटी का इशू आएगा। तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी सेंसिटिव। ऐसे इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, जो आप डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मान लीजिए एफडी आरडी पे, तो डिपॉजिट पे हमारा पैसा जा रहा है, तो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो मोर रेपिडली, मतलब ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन। लोन के कंपैरिजन में जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा फास्टली या रेपिडली चेंज हो रहा है। तो बी इसका आंसर हो गया। सी बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट इज यूज टू फंड शॉर्ट टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म का अगर आप डिपॉजिट यूज कर रहे हैं, मान लीजिए 20 साल का डिपॉजिट यूज कर रहे हैं, उससे आपने शॉर्ट टर्म का लोन लिया, मान लीजिए 3 साल का लोन दिया, तो 3 साल बाद तो लोन रिपे हो जाएगा, फिर भी आपके पास पैसे आएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे, तो बोरोर को कोई इशू नहीं होना, लायबिलिटी साइज में कोई इशू नहीं होना। इसीलिए लायबिलिटी साइज में कोई इशू नहीं होना, तो इसको आप लायबिलिटी सेंसिटिव नहीं बोल सकते। किसको? सी वाले पॉइंट को आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म का डिपॉजिट, मान लीजिए 10 साल का एफडी लिया और उससे आपने 3 साल का लोन दिया, तो उसमें कस्टमर को कोई इशू नहीं होना, क्योंकि वो तो 10 साल बाद आएगा। आपको दिक्कत होगी कि 3 साल बाद आपका लोन पूरा हो गया, तो आप दूसरा लोन के लिए कस्टमर देखें, वो आपको होगा, कस्टमर की तरफ से कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है? तो इसीलिए सी वाला पॉइंट लायबिलिटी सेंसिटिव में नहीं आएगा। लेकिन जो ए और बी दोनों पॉइंट है वो इसमें जरूर आएगा, क्योंकि ए में क्या देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का डिपॉजिट आपने लिया है 3 साल का, 3 साल बाद कस्टमर आएगा और पैसे मांगेगा, पर आपके पास पैसे नहीं होंगे क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म का लोन दिया। और ऐसे जो एफडी में इंटरेस्ट रेट है वो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ गया लेकिन लोन पे नहीं चेंज हुआ, तो आपको डिपॉजिट पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू लोन, तो आपका इसमें लॉस है, तो लायबिलिटी सेंसिटिव, इसलिए ये भी हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो गया? ए एंड बी करेक्ट। नेक्स्ट है एम्बेडेड ऑप्शन। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। एम्बेडेड ऑप्शन में जनरली होता क्या है, इसमें 3-4 ऑप्शंस दिए हैं। पहले बोला कि प्री पेमेंट ऑफ लोन एंड बॉन्ड्स, चाहे पुट ऑप्शन राइट टू बाय, कॉल ऑप्शन राइट टू सेल। चाहे पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन है, दोनों में ही कस्टमर ने अपना लोन और जो बॉन्ड्स है उसको प्री पेमेंट किया, टाइम से पहले पेमेंट कर दिया, वो तो हमने देखा था एम्बेडेड हो रहा है। दूसरे में बोल रहा है कि ऑप्शन टू रीपे और एक्सटेंड द लोन ऑन ड्यू डेट। जब ड्यू डेट आती है लोन की, तो उसमें कस्टमर क्या करता है, रीपे कर देता है या एक्सटेंड कर देता है। एक्सटेंड मतलब जो भी ड्यू डेट है, मान लीजिए ईएमआई का डेट है 10th, तो 10 तारीख को उसने रीपेमेंट कर दी, ईएमआई पे कर दी, या लोन को एक्सटेंड कर दिया, लोन था 20 साल के लिए उसको 30 साल के लिए कर दिया, तो एक्सटेंड कर दिया तो वो इमीडिएट नहीं रहता। सी बोल रहा है ऑटोमेटिक रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। कई बार आपने देखा होगा कि एफडी आरडी क्या ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाते हैं, तो बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली अगर एफडी आरडी रिन्यू हो रहा है तो क्या आप उसको इमीडिएट बोलोगे? नहीं। इमीडिएट का मतलब अपनी मर्जी से 10 साल का लोन दिया और वो 3 साल में 1 साल में क्लोज कर रहा है, या एफडी 10 साल की वो 1-2 साल बाद पैसे मांग रहा है, तो उसको बोलते हैं इमीडिएट। जैसे कि ए और डी में बताया। डी में क्या हुआ है? प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट मान लीजिए 10 साल की कराइए, लेकिन वो 2 साल बाद बोल रहा है कि मेरे को बहुत अर्जेंट पैसे का जरूरत है, तो मुझे पैसे चाहिए, तो मेरा एफडी ब्रेक कर दीजिए। तो वो होता है प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट। वो होगा हमारा इमीडिएट ऑप्शन रिस्क। पहला है प्री पेमेंट ऑफ लोन एंड बॉन्ड्स। जो भी आपका लोन अपने कस्टमर को दिया उसका उसने प्री पेमेंट कर दिया, 30 साल के लोन को 5 साल में, 2 साल में पूरा कर दिया। सो वही हो जाता है हमारा इमीडिएट ऑप्शन। इसीलिए ए वाला ऑप्शन मैच करेगा, डी मैच करेगा, ठीक है? बी और सी क्यों नहीं मैच करेगा? क्योंकि जैसे आप ऑटोमेटिकली रिन्यू कर रहे हो डिपॉजिट का ऑटोमेटिक रिन्यू हो रहा है, तो रिन्यूअल के टाइम पे या जब रीपेमेंट हो रही है, ये आ रही है, ये वर्ड आप याद रख सकते हैं, जब रिन्यूअल हो रही है या रीपेमेंट हो रही है, हर महीने कस्टमर ईएमआई पे कर रहा है, तो उसको आप इमीडिएट नहीं बोल सकते, तो इसलिए बी वाला इनकरेक्ट हो गया। ऐसे डिपॉजिट था मान लीजिए 3 साल बाद, आपने ऑटोमेटिकली इसको रिन्यू कर दिया, ऑटोमेटिक रिन्यू का ऑप्शन रहता है, तो ऑटोमेटिक रिन्यू हो गया, तो वो भी इमीडिएट नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए मतलब वो पेमेंट पहले चला, लोन पहले क्लोज करके चला गया या एफडी पहले से क्लोज कर दी, तो वो होता है इमीडिएट ऑप्शन। कुछ रिन्यूअल हो रहा है, कस्टमर रीपे कर रहा है, तो उसको आप इमीडिएट नहीं बोल सकते। इसीलिए इसमें बी और सी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। सो ई आ गया इसमें करेक्ट, यानी ए एंड डी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज अ गैप सिग्निफाइज। तो जो गैप है वो क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट क्रिटिकल गैप बिटवीन कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो जो कैश इनफ्लो हो रही है और कैश आउटफ्लो हो रही है उसके गैप को ये बताता है। दूसरा बोला है इफ अ गैप इज नेगेटिव सो बैंक हैज टू मैनेज शॉर्टफॉल। अगर ये गैप नेगेटिव है तो इसका मतलब जो नेगेटिव मतलब कमी आ रही है, तो उस कमी को बैंक को पूरा करना पड़ता है, उसके लिए बैंक को मैनेज करना पड़ता है।
सी बोल रहा है नन ऑफ दिस, मतलब गैप का डेफिनेशन इन दोनों में से कुछ नहीं है, और डी बोल रहा है बोथ। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बोथ। क्यों? गैप का मतलब वही है कि जो हमारे कैश इनफ्लो है, मतलब कितना पैसा हमारे पास आ रहा है, कैश आउटफ्लो है कितना पैसा जा रहा है, तो उसी का जो डिफरेंस है माइनस, उसको गैप बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास हर महीने 10,000 रुपये आते हैं और आप 15,000 रुपये हर महीने देते हैं, तो 10,000 15,000 के गैप में कितना आ गया? 5,000, तो 5,000 का हो गया गैप। ठीक है, तो गैप में क्या है कि ये एक तरीके का हमारे इनफ्लो के बीच में और आउटफ्लो के बीच में पीरियडिकल गैप बताता है। कौन सा हमारा गैप? तो 10,000 आ रहे हैं, 15,000 हम दे रहे हैं, तो 5,000 का हमारे को गैप हो गया, वो नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव क्यों हुआ? गैप इज नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? जब आउटफ्लो ज्यादा होगी। आउटफ्लो मान लीजिए 15,000 की, मतलब पैसा 15,000 आपकी पॉकेट से जा रहा है, लेकिन इनफ्लो हो रही है सिर्फ 10,000 की, तो -5,000 का जो गैप है उसको आपको कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आए सिर्फ 15,000 है, लेकिन हमें देने, क्योंकि हमारे पास आए सिर्फ 10,000 है और हमें 15,000 दे रहे हैं, तो हमें जो 5,000 का जो कमी है उसको कहीं से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें देने हैं 15,000 और हमारे पास, हमारी पॉकेट में अभी सिर्फ 10,000 है। तो बाकी का जो 5,000 बच गया, तो उसको लिए हमें मैनेज करना पड़ेगा। जो शॉर्टफॉल हो गया 5 का, उसको मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे उसको हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो नेगेटिव गैप कब होता है? जब आउटफ्लो हमारी ज्यादा होती है इनफ्लो से। पॉजिटिव गैप कब होता है? जब इनफ्लो ज्यादा होती है आउटफ्लो से। ठीक है, सो इस गैप का दोनों डेफिनेशन है, ए एंड बी। यानी ये इनफ्लो और आउटफ्लो के डिफरेंस को बताता है गैप। और अगर गैप नेगेटिव तो है, हमें जो है, जो भी शॉर्टफॉल है उसको हमें मैनेज करना पड़ता है। तो डी आ गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉर्मल फंडिंग नीड्स? तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके नॉर्मल फंडिंग नीड्स को अफेक्ट करते हैं? पहला बोला है एनालिसिस ऑफ सीजनल लोन डिमांड। दूसरा बोला है कस्टमर बाय कस्टमर असेसमेंट फॉर लार्ज क्रेडिट, लार्ज कस्टमर। तीसरा बोला है यूज टू हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। चौथा बोल रहा है ऑल ऑफ दिस। सो कौन से फैक्टर्स है जो नॉर्मल फंडिंग नीड्स को अफेक्ट करते हैं? सो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस। क्यों है ऑल ऑफ दिस? पहला, एनालिसिस ऑफ सीजनल लोन डिमांड। तो जो फंडिंग नीड्स है, नॉर्मल फंडिंग नीड्स को जो अफेक्ट करती है, तो फंडिंग नीड्स मतलब बैंकों को कब कब पैसे का जरूरत पड़ सकता है, तो उसमें कौन से फैक्टर्स है जो बैंकों की जो फंडिंग नीड्स है, मतलब कितना बैंकों को पैसे का जरूरत पड़ने वाला है, तो अफेक्ट करती है। पहला है सीजनल लोन डिमांड। तो कई बार कुछ सीजन होता है, जैसे दीपावली का कोई सीजन है, कोई फेस्टिवल है, होली है, दिवाली है, या कोई भी फेस्टिवल है, तो उसमें लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। तो कुछ सीजनल लोन ऐसे होते हैं, सीजन की वजह से लोग लोन लेते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो पहला वो हो गया। दूसरा, कस्टमर बाय कस्टमर असेसमेंट फॉर लार्ज कस्टमर। तो जनरली कस्टमर टू कस्टमर हमें देखना, असेस करना है, असेस करना, मापना, समझना। तो लार्ज कस्टमर जिनका हाई अमाउंट का डिपॉजिट, कब वो ब्रेक करेंगे, कब वो रिन्यू करेंगे, तो वो सब देखना है। तो कस्टमर टू कस्टमर असेस करना है, स्पेशली जो लार्ज कस्टमर है, जो हाई वैल्यू कस्टमर है, उसके लिए। तीसरा, यूज टू हिस्टोरिकल रिलेशनशिप। पुराना क्या ट्रेंड रहा, हिस्ट्री का क्या ट्रेंड रहा, वो भी इसमें आपको देखना है। डी आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। सो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस। यानी जो कस्टमर की जो फंडिंग नीड्स हो सकती है बैंकों को, एक तो सीजन इम्पैक्ट करती है, जो लार्ज वैल्यू कस्टमर का कैसा रहेगा वो इम्पैक्ट कर सकता है, और हिस्टोरिकल जो है वो भी उसमें देखा जाता है। सो डी आ गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बैंक नीड लिक्विडिटी। बैंकों को पैसे का जरूरत, लिक्विडिटी का जरूरत क्यों पड़ता है? पहला बोल रहा है मीट डिपॉजिट विड्रॉल, दूसरा बोल रहा है टू फंड लोन, तीसरा बोल रहा है बोथ, और चौथा बोल रहा है नन। सो आंसर क्या होगा? बोथ। क्यों? क्योंकि बैंकों को लिक्विडिटी की जरूरत कब पड़ती है? डिपॉजिट विड्रॉ, जब एफडी विड्रॉ हो गई है, कस्टमर ने जो डिपॉजिट सेविंग में हमें जो पैसा उसको विड्रॉ कर रहा है, तो बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, टू फंड लोन डिमांड। बैंकों को कस्टमर आया पर्सनल लोन लेने, हाउसिंग लोन लेने, तो उसके लिए बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जो लोन डिमांड है उसके लिए, और जो डिपॉजिट विड्रॉल है उसके लिए, दोनों ही केसेस में बैंकों को लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी। सो इसका आंसर क्या हो गया? सी, बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट, हाउ इज प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट ट्रीटेड? तो जो स्टैंडर्ड एसेट के प्रोविजन है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? तो इसमें बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड एसेट का प्रोविजन है, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनपी। तो जो ग्रॉस एनपी उससे उसको माइनस किया जाता है। फिर बोल रहा है कि इट इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एडवांस। तो जो ग्रॉस एडवांस है उसमें से उसको डिडक्ट किया जाता है। तीसरा बोल रहा है शोन एज कंटीजेंसी प्रोविजन अंडर अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसेट। एक अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन करके कॉलम रहता है, अदर्स करके। ठीक है, शेड्यूल 5 ऑफ बैलेंस शीट में बताया कि अदर्स करके कॉलम लगाना है, उस अदर्स में कंटीजेंट प्रोविजंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसेट का एक रहता है, वहां पे आपको स्टैंडर्ड एसेट्स के प्रोविजन को रखना है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड एसेट का प्रोविजन करके एक अलग से कंटीजेंट कॉलम रहता है। कंटीजेंट मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी हम उसको यूज करेंगे, अगर ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड एसेट्स में भी जो है डिफॉल्ट हो गए, तो अब हम उस पैसे को यूज करेंगे, इसलिए कंटीजेंट ही रहता है। तो जो स्टैंडर्ड एसेट का प्रोविजन है उसको कहाँ पे शो किया जाता है? कंटीजेंट प्रोविजन अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसेट्स पे इसको शो किया जाता है।